नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और बड़ी खबरों के साथ में शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर जिस पर रहेगी नजर वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर सियासी संग्राम मच गया है। बंगले के रेनोवेशन और डेकोरेशन पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कुछ ना लेने वाले अब सब कुछ लेने पर उतारू। अगली खबर आपको बताएंगे अमृता। बिल्कुल, अगली खबर में बात बिहार की करेंगे। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के फैसले से दलित समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप तो यह भी लग रहा है कि नीतीश योजना के तहत हत्यारों को छुड़वा रहे हैं। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पलक का। बिल्कुल, तो तीसरी बड़ी खबर में बात होगी यशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई नए अपडेट की, जिसमें 23 फरवरी को यानी कि हत्या के एक दिन पहले असद समेत सभी शूटर्स ने पार्टी की थी और इस पार्टी में शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। वही 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर सियासी हंगामा मचा। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और संबित पात्रा ने जोरदार हमला बोला। कहा कि सीएम बनने के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अब सब कुछ लेने पर उतारू हैं। तो केजरीवाल ने कहा बंगला नहीं लूंगा, लेकिन अब सब कुछ लेने पर आमादा है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बंगले के रेनोवेशन में खर्च हुए उन करोड़ों रुपए का हिसाब किताब न सिर्फ बीजेपी मांग रही है, बल्कि कह रही है कि जो कहते थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, वो अब सब कुछ लेने पर आमादा है। केजरीवाल ने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए। ₹45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी। हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया। तो देखिए, मुद्दों से ये लड़ाई अब बंगले की फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स पर आ गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। आनंद मोहन की रिहाई पर अब सियासी हंगामा हो रहा है और रिहाई की खबर से बिहार में दलित काफी नाराज है। नीतीश सरकार के फैसले पर यह नाराजगी जताई जा रही है और लोग पूछ रहे हैं कि दलितों के शव पर पीएम बनेंगे क्या। नीतीश प्लान करके हत्यारों को छुड़वा रहे हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई पर अब सियासी संग्राम बिहार में छिड़ गया है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ दलित समुदाय के लोग उतर आए। तो देखिए, गोपालगंज के डीएम जय कृष्ण की हत्या, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई से बिहार की ब्यूरोक्रेसी में अब खलबली मच गई है। रिटायर्ड हो चुके अफसर विरोध में आ चुके हैं। आईएएस एसोसिएशन भी विरोध में उतर आया है। तो वहीं जी कृष्णैया की पत्नी उमा सदमे में है और उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा वोट बैंक और इस वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कुछ ही किया जा रहा है। हम लोगों को पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। और चलिए आपको अब सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भी हमने देखा, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई ऐसे आरोप संबित पात्रा ने लगाए अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर, घर के रेनोवेशन को लेकर। और अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है और तस्वीरें भी आपको हम यहां पर दिखाएंगे।
आपको बता दें, संबित पात्रा ने अब से बस कुछ ही देर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐसे आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर। और अब आप ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। सबसे बड़ा प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी जमकर देखने को मिला था, नारेबाजी इस दौरान देखने को मिली थी। और एक बार फिर अब देखिए आप, सड़क पर उतरकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के जो तमाम यहां पर कार्यकर्ता नेता यहां पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ये हल्ला बोल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी हालांकि यहां पर तैनात है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उधर से चलो, उधर से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की हद पार करता राजा महाराजा के बीच का विवाद। जी हां, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य के बीच 36 का आंकड़ा नया नहीं है। अलबत्ता विवाद अब पटरी से उतरने के संकेत मिलने लगे हैं। दोनों के बीच वाद विवाद की शुरुआत दिग्विजय की ओर से हुई थी। बताया जा रहा है कि सागर में सिंधिया पर दिग्विजय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे अजा जजा वर्ग के विधायकों के पास भी ऑफर आए, उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकराए हैं, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा बिके। अगली बार ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रत्याशी टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं। दूसरी बार दिग्विजय ने उज्जैन में फिर सिंधिया पर कसा था तंज, हे प्रभु महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय की टिप्पणियों के जवाब में सिंधिया ने कसा तंज, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी और मप्र के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 2 कदम और आगे बढ़कर बोले, दिग्विजय जैसे एमपी के बंटाधार नेता का अगला जन्म पाकिस्तान में। बीच सिंधिया समर्थक एक अन्य मंत्री तुलसी सिलावट 4 कदम बढ़ते हुए बोले, दिग्विजय कांग्रेस के कोरोना वायरस हैं। महाकाल से प्रार्थना है कि उनका अगला जन्म चीन में हो। क्या आरोप प्रत्यारोप में खो गई है राजनीतिक शुचिता? ये बड़ा सवाल इन सब के बाद यहां पर खड़ा होता है। और देखिए, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ में नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें, केजरीवाल के बंगले पर बवाल मचा है और बीजेपी सवाल दाग रही है। केजरीवाल से 45 करोड़ का हिसाब पूछने के लिए है। ये 45 करोड़ का वो हिसाब है, वो हिसाब है, ये वो हिसाब है जब देश कोविड से लड़ रहा था, दिल्ली कोविड से लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का घर है, ये कोई आतंकवादी थोड़ी ना जो पकड़ा। जवाब देने दीजिए, तो जब बात करने दीजिए, तो जब अरविंद केजरीवाल ये जो घर बना है पीछे, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड की कमी थी, तो उस समय
अरविंद केजरीवाल अपना आलीशान घर बना रहे थे। जब दिल्ली में हाहाकार हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल ये आलीशान घर बना रहे थे। सत्येंद्र जैन पहले से जेल में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के रोज नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और अब ये जो बंगला यहाँ पर है उसको इन्होंने इसीलिए लिया ताकि चुपचाप इसके ऊपर टैक्स पेयर्स के मनी को वो खर्च करते रहें। तो इसलिए केजरीवाल जी को यहाँ रहने का हक नहीं है। टाइम्स नाउ से कि ये तो सरकारी आवास है, कोई निजी आवास में खर्च नहीं किया गया है, तो इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने क्या कहा था? सरकारी निवास नहीं लूंगा। उन्होंने क्या कहा था? लूंगा तो 2 कमरे का फ्लैट लूंगा। उन्होंने ये कहा था क्या कि एक बंगला लूंगा और उसके बाद उस पर 44 करोड़ खर्च करूंगा? वो आए और कह दे। सरकारी आवास का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। देखने जा रहे हैं मीडिया के साथ। अभी ये सब लोग पहुंचेंगे, अभी इनकी योजना है। क्या लगता है क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टाइम्स नाउ के खबर पे आप टाइम्स नाउ को ही एंट्री नहीं दी जा रही सीएम के आवास के आसपास और आम आदमी पार्टी का ऑफिस में? टाइम्स नाउ ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जो लोग अपने आप को अन्ना हजारे के साथ बैठकर ये कहा करते थे कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह हम रहेंगे, बंगला सिक्योरिटी गाड़ी नहीं लेंगे, उनका आज पर्दाफाश हो गया है कि किस तरीके से एक आम आदमी ने टैक्स पेयर्स मनी से 44 करोड़ रुपया छत ठीक करने के लिए नहीं, पर्दे के लिए, कालीनों के लिए, सोफे के लिए, इंटीरियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए खर्च किए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा से पूछा जाए कि पीएम के लिए क्या क्या खर्चा होता है, कैसे जवाब देंगे इस चीज का? क्या आप जानते हैं देश भर में किसी ने ये घोषणा की थी क्या कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा? तो फिर क्यों लिया, इसका वो जवाब देते हैं बस। क्या मांग रहेगी? पानी लेके आए बेटा, गाड़ी में से पानी लाओ, गाड़ी में से पानी लाओ। इस बोतल के माध्यम से क्या मांग रहेगी? लारा भाई साहब देखिए, जितना भ्रष्टाचार 8 साल के अंदर निकलकर सामने आ रहा है जी, और अब व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर उन्होंने जिस तरह से खर्चा किया है, केजरीवाल जी को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको चाहिए कि तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। अब जबकि आम आदमी पार्टी के 2 नेता पहले जेल में बैठे हैं, बाकी की तैयारी हो रही है, तो चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो होमगार्ड की नियुक्तियां हो, कोई ऐसा मद नहीं है जिसके अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो जाए। बात करने का बहुत शुक्रिया। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। लगातार आप सरकार बीजेपी को एक्यूज करती रहती है और अब जो है उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने घर पे लगाए, तो आपका इस पर क्या? हाथी के दांत, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। अन्ना हजारे के समय में जब उन्होंने आंदोलन किया था तो उन्होंने ये कहा था केवल मैं ही नहीं, मेरा कोई एमपी एमएलए बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी नहीं लेगा। किंतु आज आप देख रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और अब तो पता चला सिक्योरिटी के नाम पे भी सैकड़ों लोग, पंजाब और दिल्ली पुलिस उन्होंने रख रखे हैं। और अभी बंगले के ऊपर जो 44 करोड़ रुपया खर्च किया है वो पर्दे के ऊपर, कालीन के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर किया है। तो जो लोग कहते थे हम सिक्योरिटी, बंगला, गाड़ी नहीं लेंगे, वो ऐसा जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। केजरीवाल को अपने पद पे 2 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, जितना भ्रष्टाचार पूरी आम आदमी पार्टी का और खुद मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है। सर क्या कहेंगे? चोर है, चोर है, केजरीवाल आप जाओ, सामने से ले लो, सामने से लो, इनके साथ साथ जाइए। चलो चलो चलो। केजरीवाल, केजरीवाल, मुझे तो जाने दे, मुझे जाने। इधर से मत आने लगे, करके वो छोड़ दिया।
बाहर ये लोग पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपने ये वादा किया था कि ना आप और ना आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद सरकारी ना आवास लेंगे ना सिक्योरिटी लेंगे, तो आज आप 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं। आप तो कुछ ना लेने वाली बात करते थे और आज आप सब कुछ लेने पर आमादा हैं। और देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ जाएंगे पीएम मोदी, प्रकाश सिंह बादल को देंगे श्रद्धांजलि। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी दुख जाहिर किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने संवेदना परिवार के प्रति भी व्यक्त की थी। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार कल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धासुमन भेंट करेंगे और साथ ही परिवार से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम है। आज की अगर बात की जाए तो आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। कल करीब 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कल होगा प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां जाकर श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल होगा प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि शाम करीब 8:30 बजे आखिरी सांस प्रकाश सिंह बादल ने ली। 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का कल निधन हो गया। पिछले हफ्ते फोर्टिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद लंबी बीमारी के चलते काफ़ी समय अस्पताल में बिताने के बाद कल रात 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका निधन हो गया। देखिए, पीएम मोदी ने भी इस पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। बादल भारतीय राजनीति के एक महान हस्ती थे। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि बादल ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्वीट कर परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। पंजाब की प्रगति के लिए उन्होंने जो अथक परिश्रम किया है उसके लिए भी उनको नमन। कठिन समय में राज्य को उन्होंने सहारा दिया और उनकी बातें मुझे याद आती हैं रह रहकर, जो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, जो वार्तालाप था। इसीलिए प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की है और उनकी वो बातचीत मुझे आज भी याद है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे हमारी कई बातचीत याद आती हैं। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए तमाम बातें लिखी, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से नजर आती थी। ये उनकी खासियतें भी उन्होंने गिनवाई और कहा कि बादल के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो उनका पार्थिव शरीर आज रखा गया है उनके अंतिम दर्शन के लिए। पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। फिलहाल पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। देखिए, बादल के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना सभी लोग जाहिर कर रहे हैं। सभी लोग जो उनसे कनेक्टेड रहे। कार्यालय पर, पार्टी कार्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, ताकि उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, समर्थक उनके अंतिम दर्शन कर पाएं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। और देखिए, जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके संबंधों की है, तो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सरदार बादल साहब ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੇ नेल्सन मंडेला हैं। वाकई वो भारत के नेल्सन मंडेला सी।
तो देखिए, वाकई पंजाब की सियासत की अगर बात करें तो एक अध्याय का अंत हो गया है सरदार प्रकाश सिंह बादल के चले जाने से। अब आपको आगे लेकर चलते हैं हरियाणा के पंचकुला, जहां सीएम मनोहर लाल अमृत जल क्रांति संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं। पानी की आवश्यकता, इसकी आपूर्ति, किसी को कष्ट आगे आने वाले पीढ़ियों तक भी ना हो, हमारे ध्यान में तो इतना है। लेकिन इसको कैसे करना है, लगभग जैसे बताया 10 विभागों के लोग यहाँ बैठे हैं। सभी विभाग इसमें अपना जिम्मेवारी जो है वो निभाएं, जन भागीदारी की जैसे मैंने बात कही वो हम करें। एक विषय इसमें भूमि सुधार का भी आता है, क्योंकि पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया। तो इसमें भी जो संबंधित विभाग हैं उस पर जरूर चर्चा करें, और हमारा तो इन सब विषयों पर लेकर के एक पवित्रता का भाव मन में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य काम है। कोई ऐसा ही नहीं है कि जैसे कोई सड़क बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए एक अभियान चला दिया, उतना अभियान है, उतना नहीं है। इसमें पवित्रता का भाव, हमारे प्राचीन समय में हमारी सांस्कृतिक जो जितनी भी धरोहर है उसके अंदर भी इनका बड़ा महत्व था। नदियां, अब पवित्र नदियां, उनको माता कहा तो क्यों कहा है? नदियों के प्रति एक जनता का भाव ऐसा था कि हमारी पवित्र एक पानी वाहक जो नदी है, इसके बिना जीवन सूना है। अगर देखा जाए तो हमारी जितने भी शहर बसे, गांव बसे, सब नदियों के किनारे ही बसे हैं। ये तो बाद में इंटीरियर में हमारी आवश्यकताएं हमको ले गई। खेती वहाँ और अंदर तक जाके कर सकते हैं, भूमि बंजर पड़ी है उसको उपजाऊ बना सकते हैं। हमारे पास वहाँ जगह कम है रहने के लिए, अंदर खाली जगह पड़ी है, मकान जाके वहाँ बना लो। गांव बस गए छोटे छोटे। नहीं तो जितनी भी नदियाँ, चाहे वो गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, सिंधु है, सरस्वती है। अब सरस्वती नदी की आज हम खोज करते हैं तो आदि बद्री से लेकर के और नीचे गुजरात तक कितने ही स्थान ऐसे मिले हैं जो प्राचीन सांस्कृतिक हमारी पहचान उसको बताते हैं। आज भी अगर हम जम्मू कश्मीर के, खास करके लेह के इलाके में जब मैं गया हूँ, पीछे मैंने अध्ययन किया, देखा है कि सारा पहाड़ जैसा सूना पहाड़ होता है। जैसे रेगिस्तान में कुछ पैदा नहीं होता तो वहाँ पहाड़ ऐसा, वहाँ कोई वनस्पति पैदा नहीं होती है। बीच में कहीं एक जगह पर दिखेगा कि हाँ एक टापू सा है जिसमें सारी वनस्पति है, पेड़ ही पेड़ हैं, गाँव बसे हुए हैं। तो हमने कहा अभी बाकी सारे में नहीं है, यहाँ क्यों बसा हुआ ये? कहने लगे यहाँ वो पानी का झरना बहता है और पहाड़ से नीचे आता, तो ये पानी है, जिस जगह पर पानी है वहाँ ये बस्ती बनी हुई है। आगे पानी जहाँ नहीं है सब सूखा पड़ा है। तो ये प्रत्यक्ष आज भी पहाड़ों में जाकर हमको देखने को मिलता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि नदियों की स्तुति में एक अंतिम एक श्लोक पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नदियों की स्तुति हमारे साहित्य में कैसे मिलती है? भारतम महाभारतम गंगा नर्मदा पुण्य तीर्थम। भारत जो है वो महाभारत इस रूप में, यानी महान भारत कब है? जब ये नदियों का वहाँ विद्यमान है। गंगा नर्मदा पुण्य तीर्थम सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्वम। हमारे जीवन के मूल तत्व हैं ये नदियाँ। नदी राष्ट्रस्य महाअमृतम, यानी नदी जो है हमारे राष्ट्र के लिए महाअमृत का इस प्रकार से रूप है। और इस बीच आपको बताएं कि दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की खबर सामने आई है। डीपीएस मथुरा रोड पर बम होने की खबर मिली है और ईमेल के जरिए बम होने की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम मिलने की खबर है। हालांकि मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। ईमेल के जरिए बम होने की यहां पर जानकारी दी गई। तो इस जानकारी मिलने के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। ईमेल के जरिए बम होने की यहां पर जानकारी दी गई थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी यहां पर मौजूद है और इस पूरे मामले में जांच हो रही है। आखिर ये ईमेल किसने दिया, इस ईमेल का मकसद क्या है? इस पूरी खबर पर डीपीएस मथुरा रोड में बम मिलने की खबर की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली से ये खबर है, जहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। पेरेंट्स भी मौके पर इकट्ठा हो गए। मॉर्निंग में डीपीएस मथुरा रोड की प्रिंसिपल मैडम ने हमें इन्फॉर्म किया कि एक ईमेल आईडी आया है जिसमें किसी बम की कॉल है, थ्रेट की कॉल है, और लिखा गया कि 9 बजे ये बम चलेगा। फ़ौरन हमने अपने मल्टीपल टीम्स
क्राइम ब्रांच की बॉम्ब डिस्पोजल टीम, वेरियस टीम्स की बॉम्ब डिस्पोजल टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग्स, स्पेशल सेल की स्वैट, पर्सनली लोकल पुलिस के स्टाफ को डिप्लॉय कर रखा है। हम एक एक करके बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। हमने 2-1 बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया है, आउटसाइड के एरिया को भी सैनिटाइज कर लिया है। फिलहाल कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं मिला है। अभी हमारी जांच जारी है। मेरी आपसे अनुरोध ये है कि पैनिक ना करें। हम साथ के साथ ये चाह रहे हैं कि इसमें कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई बच्चा किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना चला जाए, किसी बच्चे को और चोट ना लगे पैनिक के वजह से। तो आपके माध्यम से पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ कि अभी कोई थ्रेट नहीं है, हमारी जांच जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मेयर बनी आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय। आपको बता दें कि शैली ओबराय निर्विरोध मेयर चुनी गई हैं। चुनाव में बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया है। डिप्टी मेयर उम्मीदवार का भी नामांकन वापस ले लिया गया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नामांकन वापस लिया। तो बड़ी अहम खबर इस वक्त की, दिल्ली की मेयर बनी है आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय मेयर पद के लिए चुन ली गई हैं और शैली ओबराय मेयर चुनी गई। चुनाव में बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया और डिप्टी मेयर उम्मीदवार का भी नामांकन बीजेपी के द्वारा वापस ले लिया गया। देखिए, वाकई अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली की मेयर बन चुकी हैं आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और अभी तक आज पहले हंगामे के पूरे आसार थे। लग रहा था कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा चाहे मेयर चुनाव की बात हो, चाहे यहाँ बाकी और मेंबर्स की बात हो, उसको लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। अब ये बड़ी जानकारी, इस वक्त बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार को लेकर नामांकन जो है वो वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने दे, बीजेपी की तरफ से ये बाकायदा इसको लेकर बयान भी दिया जा रहा है। चुनाव में बीजेपी ने हिस्सा ही नहीं लिया। जहां एक तरफ चुनाव में पूरे शोर के आसार थे, वहीं शांतिपूर्ण तरीके से हो गया चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने नामांकन ही वापस ले लिया। बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। शैली ओबराय निर्विरोध इस कारण से चुनी गई। दिल्ली की मेयर बन चुकी है आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय। देखिए, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली के मेयर के बतौर पर चुनी गई हैं और इससे पहले हमने देखा था कि चुनाव होने का ही नाम नहीं ले रहे थे लगातार, और बार बार ये हंगामा सदन में हमने देखा और उसके बाद निर्विरोध अब एक बार फिर से शैली ओबराय दिल्ली की मेयर बन चुकी हैं। और इसलिए हुआ ये क्योंकि बीजेपी ने अपने नाम ही वापस ले लिए। न सिर्फ मेयर उम्मीदवार का बल्कि डिप्टी मेयर उम्मीदवार का नाम भी वापस लिया गया और यही एक बड़ा कारण है कि निर्विरोध शैली ओबराय दिल्ली की मेयर चुनी गई हैं। और अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर एक बार फिर से इसी तरह का ड्रामा देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली की मेयर बनी है आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय। देखिए, जिस तरीके से इसके पहले भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी सदन में हमने जमकर देखा था। इस दौरान कई बार चुनाव कराने की पहले कोशिश की गई थी, उस दौरान जमकर हंगामा हुआ था और कुछ हद तक चांसेस आज भी वही थे कि आज भी हंगामा होने के पूरे आसार थे। लेकिन बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया था और शैली ओबराय निर्विरोध चुनी गई है। तस्वीरें भी देखिए सामने आने लगी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनाव में बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की खबर सामने आई। डीपीएस मथुरा रोड की एक खबर जहां पर बम होने की खबर सामने आई। ईमेल के जरिए बम होने की जानकारी दी गई। फिलहाल मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद है। बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और सैनिटाइज किया जा रहा है तमाम जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल की, ताकि एहतियातन सारे कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से तुरंत के तुरंत जैसे ही सूचना मिली स्कूल को, उसी के बाद बच्चों को तुरंत वहां से बाहर निकाला गया। फिलहाल अभिभावकों का भी जमावड़ा लगना स्कूल के बाहर शुरू हो गया है। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि कहां से ईमेल आया और किसने ये मेल भेजा। और सुरेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुरेश, अभी क्या कुछ इस वक्त मौके पर हालात हैं, क्योंकि बच्चों को ले जाने के लिए पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था।
देखिए, जैसा कि सुबह यहाँ बम की कॉल मिली थी, उसके बाद यहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस यहाँ मौके पहुँच गई थी और उसके बाद जो है एहतियात के तौर पे पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया। जैसे देख सकते हैं इस समय जो स्कूल के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरे स्कूल के अंदर भी चेकिंग का काम चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं, पुलिस पहुँची हुई है, स्वाट टीम पहुँची हुई है। पूरे स्कूल की छानबीन की जा रही है कि वाकई कोई बम है कि नहीं है और एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, यानी उनकी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि इस बम की कॉल से के बाद जिस तरह से खबरें चली थी मीडिया में, लोग पेरेंट्स को था डर सा बन गया। तो पेरेंट्स जो तुरंत यहाँ दौड़े चले आए थे बच्चों को देखने के लिए, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे और जैसे ही बताया जाए स्कूल प्रशासन की तरफ से काफ़ी इसमें एहतियात बरता गया। जैसी कॉल मिली तो स्कूल प्रशासन तुरंत बच्चों को जो क्लासरूम से बाहर करके उनको बाहर असेंबल इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया। पेरेंट्स यहाँ तुरंत आना शुरू हो गए। हालांकि खबर देखिए पेरेंट्स का आना शुरू हो गया था और अपने बच्चों के यहाँ सुकुशल ले गए हैं। अब ये पुलिस का है कि इसमें जाँच पुलिस अब करेगी कि आखिर ये ईमेल कहाँ से आया था, मेल भेजने वाले का मकसद क्या था और जिस तरीके से जो मेल में भेजा जो कहा गया था कि ठीक 9 बजे यहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा, तो आखिर मेल भेजने का मकसद क्या था? तमाम चीज़ें हैं जो जांच का विषय है, जो पुलिस में जांच करी, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मेल भेजा किसने था, क्या मकसद है। ये तमाम चीज़ें जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए सुरेश, कॉल के बारे में बात करूं, इस ईमेल के बारे में बात करूं तो ये थ्रेट्स कहां से आए, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है और कब कितने बजे ये मेल आया? अब वहां पर क्या ताज़ा स्थिति आप देख रहे हैं, क्या ताज़ा हालात है, क्या स्थितियां काबू में है? क्योंकि एक डर जो है वो लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से पेरेंट्स हड़बड़ाते हुए स्कूल कैंपसेस में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है काफ़ी समझदार लोगों का स्कूल डीपीएस स्कूल है और मथुरा रोड पे है। आप जान सकते हैं कि स्कूल के अंदर कोई छोटे मोटे लोग नहीं पढ़ते, इसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल के बच्चे पढ़ते हैं और जिस तरीके से यार कॉल मिली थी बम की, उसके बाद जो पेरेंट्स में जो हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं कि बच्चों को लेकर कितना पैनिक हो गया होगा। हालांकि अभी भी पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर पुलिस बल को मुहैया करा दिया गया, तमाम चेक किया जा रहा है कि वाकई बम है कि नहीं है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्कूल पुलिस मौके मौजूद है, पुलिस पूरे परिसर की छानबीन कर रही है और तलाशी ले रही है कि आखिर क्या वाकई बम था या नहीं था, लेकिन अभी यहाँ की स्थिति जो पूरी तरह से नियंत्रण में है। बिल्कुल सुरेश, लगातार आप वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पेरेंट्स वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अगर फिलहाल सामने आया हो तो? देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौके पर अंदर ही मौजूद हैं, वो पूरी छानबीन कर रहे हैं। हालांकि जो मेल आया था उसकी जांच की जाएगी, मेल की कॉपी लेके कि आखिर मेल कहां से आया था, ये जांच का विषय है। क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले भी साउथ दिल्ली के एक स्कूल के अंदर इसी तरह की कॉल आया, इसी तरह का एक मेल भेजा गया था जिसमें सेम यही बात कही गई थी कि स्कूल में बम ब्लास्ट होने वाला है। वहाँ भी आनंद फान में पुलिस पहुँच गई थी, पूरे स्कूल को खाली करा लिया गया था, बच्चों पैनिक आ गए थे, उनके बच्चे जो पेरेंट्स थे वो भागे हुए अपने आए थे वहाँ पे, स्कूल में बच्चों को ले गए थे, लेकिन बाद में कॉल जो थी हॉक्स पाई गई थी। ठीक उसी तरीके से इस स्कूल के अंदर भी वही एक मेल आया है। अब यही पुलिस पता करेगी आखिर मेल किसने भेजा, मेल भेजने का मकसद क्या था, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करके इस बात का पता लगाएगी आखिर मेल किसने भेजा था। लेकिन स्कूल की बात की जाए तो स्कूल के अंदर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसा निकल के सामने नहीं आ पाया, कोई भी ऐसा बम निकल के नहीं आया जिससे वाकई साबित हो कि मेल जो आया था सही मेल था। लेकिन पुलिस एहतियाती तौर मौके मौजूद है, यहाँ जांच चल रही है और बच्चों को यहाँ से सकुशल जो उनको निकाल दिया गया है। जी ठीक है सुरेश, आप नजर रखिएगा, अपडेट भी आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बीजेपी हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का यहां पर हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल के बंगले को लेकर, केजरीवाल के रेनोवेशन को लेकर यहां पर जमकर बवाल है और बीजेपी कई सवाल पूछ रही है। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई निशाने साधे सीएम अरविंद केजरीवाल पर और अब आप तस्वीरें देखिए यहां पर किस कदर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, केजरीवाल के बंगले के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि हम सिर्फ 2 कमरे का एक मकान लेंगे, कुछ हमें सरकारी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, लेकिन अब इस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टीज ली भी गई और उसमें करोड़ों रुपए रेनोवेशन पर खर्च किया गया। ऐसे तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से दागे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें लाइव है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें
आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं दिल्ली की सड़कों से, जहां पर बीजेपी सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और बीजेपी के माफ कीजिएगा केजरीवाल के बंगले को लेकर कई सवाल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दागे जा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने खूब हल्ला बोला केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के टाइम पर, जब महामारी का दौर चल रहा था, जब लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जब लोग मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे थे। संबित पात्रा द्वारा कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि जनता का पैसा था। वो अरविंद केजरीवाल जो पहले ये वादे करते थे कि मेरे को छोटा सा घर दे दो, मैं तो जनता के लिए हूँ, वो अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी जब पहुंचती थी तो ऑटो में बैठकर पहुंचती थी, ये कहती थी कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। आज वो अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने घर पे रेनोवेशन पे खर्च करते हैं, जनता का पैसा अपने घर पे खर्च करते हैं, लाखों रुपए के पर्दे लगवा लेते हैं और 5 से 6 करोड़ रुपए की दीवार बनवा लेते हैं, करोड़ रुपए के मार्बल चेंज करवा लेते हैं, वो भी बाहर से, वियतनाम से इंपोर्ट करने के बाद। उस अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला है और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप जो है वो बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए। फिलहाल उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी सड़कों पर मौजूद हैं और नारेबाजी यहां पर की जा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही है कि जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किस्तों में खर्च किया गया रेनोवेशन के ऊपर, जिसमें 11.30 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर खर्च किया गया। तो ये डिस्पर्जन है 45 करोड़ का। किस तरीके से स्टोन्स लगाए गए, मार्बल फ्लोरिंग कराई गई, दीवारें बनवाई गई, पर्दे खरीदे गए अरविंद केजरीवाल के घर के लिए। केजरीवाल ने यहाँ पे गुंडागर्दी कर रखी। केजरीवाल गुंडा है, केजरीवाल गुंडा है, केजरीवाल गुंडा है। देखिए लगातार नारेबाजी जोरदार तरीके से वहां पर चल रही है और केजरीवाल को चोर बता कर वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। और अब तो देखिए यहाँ पर एक महिला के साथ दरअसल अभद्र व्यवहार हुआ, जिसके बाद उस महिला ने मोर्चा खोल दिया अरविंद केजरीवाल के और खिलाफ और भी ज्यादा। देखिए और बीजेपी का लगातार दावा है कि लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किया गया और उसी को लेकर पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया गया। देखिए और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि ये घर जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं वो जर्जर हालत में था। इसे साल 1942 में बनाया गया था और यहाँ पर 3 हादसे भी हुए। सीएम के माता पिता के कमरे की छत तक गिर गई, सीएम के बेडरूम की छत गिर गई, उनके माता पिता के कमरे की, उनके खुद की कमरे की छत गिर गई, सीएम के दफ्तर की भी छत गिर गई, क्योंकि देखिए वहां पर अपना कार्यालय भी बनाया गया। सार्वजनिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया कि घर को दोबारा से बनाया जाए। पीडब्ल्यूडी दस्तावेज के मुताबिक रेनोवेशन को 1 सितंबर 2020 को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही अक्टूबर 2021 में सीएम आवास के कैंपस में सिविल काम के लिए मंजूरी दी गई। दिसंबर 2021 और जून 2022 में 2 बार बजट एलोकेट किया गया। सीएम के घर पर 30 करोड़ खर्च किए गए। ये आम आदमी पार्टी ने अपना ब्यौरा दिया है कि कितना पैसा खर्च हुआ, बाकी पैसा सीएम आवास में कैंप ऑफिस में लगाया गया। ये पूरी जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि साहब पैसा ऐसे ऐसे खर्च हुआ और ये खर्च हुआ, क्या स्थिति थी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद में अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में पूरा मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने, क्योंकि आरोप लगे 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए गए अरविंद केजरीवाल के आवास पर। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में कैवियत दाखिल और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियत दाखिल की है। बता दें कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दिए जाए, यूपी सरकार ने कहा है। अतीक हत्याकांड अर्जी पर 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि
अतीक और अशरफ की गोली मारकर 15 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई थी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि ग्रुप बी में 2 आरोपी और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो 3 आरोपी हैं उनकी पेशी की गई और फिलहाल वो जेल में बंद है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ये कैवियट दाखिल की गई है और कहा गया है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दे। यूपी सरकार द्वारा ये कहा गया है। अतीक हत्याकांड के ऊपर अर्जी पर 28 अप्रैल को अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्या कुछ इसके में निकल कर आता है, इसके ऊपर लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आपको दे रहा है।